गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, ध्वनि और उनके उच्चारण। तो मैंने उसमें आपको ध्वनि की डेफिनेशन लर्न कराई थी, वर्ण की डेफिनेशन लर्न कराई थी, वर्णमाला की डेफिनेशन बताई थी क्या होती है, और स्वर और व्यंजन बताए थे। तो मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं बताइए 33। तो मैंने आपको सिखाया था कि व्यंजन में क्या होता है, का वर्ग के व्यंजन होते हैं, चा वर्ग के व्यंजन होते हैं, सिखाए थे। और बताया था कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के होते हैं स्वर। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। चलिए अब हम आज आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे का चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब है हमारा याद रखिए। क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, याद रखिए। ड़ और ढ़ हिंदी के विशेष वर्ण हैं। ये शब्द के आरंभ में कभी नहीं आते। क्या होता है, ये शब्द के आरंभ में नहीं आते, शब्द के बीच में या एंड में आते हैं। तो इनके हम चलिए कुछ शब्द पढ़ते हैं। ड़ वर्ण वाले कुछ शब्द, ड़ वर्ण वाले कुछ शब्द, ड़ों वर्ण वाले कुछ शब्द, जैसे लड़ाई, लड़की, लड़की, चूड़ी, कूड़ा, कचौड़ी, कचौड़ी तो सब खाते हैं ना, गुड़, बड़ाई, जोड़, कबाड़, सड़क, धड़कन, झाड़ी, ताड़, ताड़, छड़ी, घड़ी, लड़ी, कपड़ा, झगड़ालू, साड़ी, पकौड़ी, सड़न आदि। चलिए अब हम ढ़ा वर्ण वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। बूढ़ा, बूढ़ा आप जानते हो ना, कोई व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसे हम बूढ़ा बोलते हैं। गढ़, बढ़ना, कढ़ाई, दाढ़ी, अढ़ाई, टेढ़ा, रुड़ी, पढ़ाई, चढ़ाई, गाढ़ा, सीढ़ी आदि। तो आगे है उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण, जब हम जिस तरीके से बोलते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वर्गीकरण दिखाया गया है। जिस तरीके से हम मुंह से उच्चारण करते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम कंठ से बोलते हैं, मतलब गले से बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अपने होठों से बोलते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ये वर्गीकरण करके दिखाया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार है, इस प्रकार किया जा सकता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्वर, व्यंजन, स्थान के अनुसार नाम। क्या लिखा हुआ है, स्थान के अनुसार नाम, मतलब जैसे जो बोले जाते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। तो पहला है अ, आ, स्वर, आ स्वर। और व्यंजन क, ख, ग, घ, इंग और ह, तथा क्या, विसर्ग, विसर्ग। ये सब किससे बोले जाते हैं, कंठ। कंठ मतलब ये गले से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जैसे आप बोलकर देखिए अपने मुंह से, जब हम आ को बोल रहे हैं तो किस पे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, हमारे गले से निकल रहे हैं। तो कंठ का मतलब होता है गला। तो जो वर्ण गले से बोले जाते हैं वो कौन कौन से हैं, अ, आ, क, ख,
ग घ इंगा हा, क ख ग घ इंगा, ह विसर्ग और आ दो स्वर बोले जाते हैं। और कितने व्यंजन गले से बोले जाते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब गले से बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या है, ई च छ ज झ य श, ये सब किससे बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं, मतलब तालु से बोले जाते हैं। जो हमारी जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं तालु। तो देखिए जब हम ये वर्ण बोलेंगे तो देखना आप, जो हमारी जीभ है, जो हमारी टंग है, वो ऊपर से टच होगी, जो हमारा तालु होता है उससे टच होगी। बोल के देखिए, ई च, ऊपर से टच हो रही है ना, छ ज, पहले ऊपर जा रही है उसके बाद ही नीचे आ रही है, झ या श, सब हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका ऋषि, ट ठ ड ढ ण र श ढ और ड़ और ढ, ये मूर्धन्य वर्ण हैं। ये कैसे वर्ण हैं? इनका नाम क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो शब्द, जो वर्ण दांत और होंठ के बीच से बोले जाते हैं, जो वर्ण दांत और होंठ के बीच से बोले जाते हैं, जो बीच का भाग होता है उससे बोले जाते हैं, उसे हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ट ठ ड ढ अण, है कि नहीं? आवाज निकल रही है ना वहां से। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कोई स्वर दंत से नहीं बोला जाता। अब दंत से मतलब होता है दांत। दांत से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? त थ द ध न, ल और सा, ये कैसे वर्ण हैं? जो दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। ये किससे बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं। वरना बोल के देखिए, त, क्या बोलते हैं? ता, दांत लग रहा है ना। थ, क्या लग रहा है? दांत लग रहा है ना। द, ध, न, दांत का यूज हो रहा है। चलिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दंत्य। क्या बोलते हैं बच्चों? दंत्य। जो वर्ण दांत से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दंत्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा उ। ऊ, ये स्वर प फ ब भ म, ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ्य। ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। क्या होता है? होंठ। तो जो होंठ से बोले जाते हैं उन्हें हम, जो वर्ण होंठ से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। तो कौन कौन से होते हैं? ऊ, देखो होठ से ही तो बोल रहे हैं हम। ऊ, प, फ, ब, भ, म, बोलकर देखिए, बोल रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे कंठ। कंठ के साथ तालव्य का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? तालव्य, मतलब गला और तालु, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के साथ बोले जाते हैं ये शब्द। कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ए कौन से वर्ण होते हैं? ए, जो किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालव्य के साथ। कंठ और तालव्य के साथ। नेक्स्ट है हमारे ओ, औ, ये बोले जाते हैं कंठोष्ठ्य, मतलब कंठ और ओष्ठ के साथ, मतलब कंठ का मतलब गला और ओष्ठ का मतलब होंठ। तो ये गले और होंठ के साथ बोले जाते हैं। एक बार बोल के देखिए, ओ, आपके गले से आवाज निकल रही है ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा व। तो ये दंतोष्ठ्य, मतलब दांत के साथ किसके साथ बोले जाते हैं? होंठ के साथ बोले जाते हैं। तो बोल के देखिए, व निकल रहा है ना, होंठ और दांत के साथ आवाज निकल रही है। तो ये मतलब ये है, इनका मतलब ये है कि ये हमारे गले के कौन से हिस्से, मुंह के कौन से हिस्से से बोले जा रहे हैं ये शब्द। तो अब हमारा आगे है, जो हमारी अनुस्वार होती है वो किससे बोली जाती है? नासिक, मतलब नाक से। अब ये इया, अंग, इया, अणा, न और मा, ये भी नाक से बोले जाते हैं। ये सब भी किससे बोले जाते हैं?
नाक से। तो एक बार मैं आपको ये जो पिक्चर बनी हुई है इसमें समझा देती हूँ। नासिक मतलब नाक, दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होंठ, कंठ का मतलब क्या होता है बच्चों? गला, तालु जो हमारी जीभ के ऊपर की जो जग होती है ना हिस्सा, उसको हम बोलते हैं तालु। मूर्धया, मूर्धया बताइए क्या होता है? तालु और होंठ के बीच की जगह, मतलब जीभ का आगे का भाग। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जीभ का आगे का भाग। चलिए, तो आपको समझ आया ये? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो है हमारी मात्रा। क्या है? मात्रा। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। तो जो भी स्वर व्यंजन के बाद आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। चलिए, हिंदी में विभिन्न स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। तो ये हमारे स्वर लिखे हैं और ये हमारी मात्रा लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बेटा? मात्रा। चलिए स्टार्ट करें। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की कौन सी मात्रा होती है? एक डंडा होता है। छोटी की मात्रा ये होती है, बड़ी की मात्रा ये होती है। अब छोटे ऊ की मात्रा है ये, बड़े ऊ की ऋषि, ए ओ औ। अब देखिए, अब हमने इसको क्या किया है? का पर लगाई है। क्या किया है? का पर। सारे का पर हमने क्या किया है? सारे स्वरों की मात्रा लगाई है। तो देखिए, आप आ की कोई मात्रा नहीं होती तो क। अब बड़े आ का क्या होता है? डंडा, तो क्या हो गया? का। छोटी की मात्रा है ये कि। अब का पर हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? की। अब का पर हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? कु। अब का पर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? कु। का पर अब हमने ऋषि की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? क्री। का पर हमने छोटी ए की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? के। का पर हमने बड़ी ए की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? के। का पर हमने छोटे ओ की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? को। का पर हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? को। अब यहाँ पर मात्रा वाले कुछ शब्द दिए हैं। तो ये मात्रा क्या है? मात्रा वाले शब्द। तो जो मात्रा इन्होंने का पर लगाकर समझाई हमने, तो वही मात्राओं के शब्द हैं। अब देखिए, फर्स्ट पर हमारे जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें कोई भी मात्रा नहीं आ रही। देखिए, कल, नर, बस, इनमें कोई भी मात्रा आ रही है क्या? नहीं आ रही ना। अब सेकंड है, आ की मात्रा है का। आ की मात्रा आ रही है ना, तो देखिए शब्दों पर भी आ रही है। काम, माला, ताजा, ये तीनों शब्द कौन सी मात्रा के हैं? आ की मात्रा के शब्द हैं। अब नेक्स्ट है ई की मात्रा की। खिला, मिल, दिन, कौन सी ई की मात्रा के हैं? छोटी की मात्रा के शब्द हैं। किला, किला, मिल, दिन। अब देखिए, फोर्थ नंबर पे क्या है? की, मतलब बड़ी की मात्रा है। तो अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो भी बड़ी की मात्रा के दिए हैं। देखिए, गीत, सीढ़ी, घड़ी, गीत, सीढ़ी, घड़ी। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर भी गुड़, गुरु, धनुष, कौन सी की मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। इसका साउंड कैसे निकलता है? बताइए कैसे निकलता है? विशेष। हस्व आ को छोड़कर शेष सभी स्वर जब मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण में मिलते हैं तब अलग से दिखाई देते हैं। जैसे का प्लस आ, का। किंतु हस्व जब किसी भी व्यंजन वर्ण में मिलता है तब उसकी मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो अ होता है उस पर कोई मात्रा लगी होती है? बताइए आप। नहीं लगी होती ना। तो इसीलिए वो किसी भी मात्रा के साथ, किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तो वो अलग से दिखाई नहीं देता है। जैसे का के ऊपर जब आ की मात्रा लगी है तो आपको आ की मात्रा अलग से दिखाई दे रही है ना। पर जब अगर सिर्फ का लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है क प्लस आ, यहाँ पर लिखा हुआ है क, तो जब ये आ का के साथ मिला तो यहाँ पर फिर भी का ही रहा ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब अ किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तो उसकी कोई भी मात्रा अलग से दिखाई नहीं देती। व्यंजन वर्ण में हस्व अ की
मात्रा लगाने पर उस व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत हट जाता है। क्या होता है? देखिए अभी यहाँ पर एक हलंत लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो जब हम इसमें ये आ मिलाते हैं तो ये जो हलंत होता है वो हट जाता है। अभी ये का आधा है, पर जब इसके साथ ये आ मिला तो ये कैसा का बन गया? पूरा का बन गया। समझ आया? चलिए बाय बाय।